अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त मुख्तलिफ चंद वजारतें, चंद क्या एक बड़ी तादाद ऐसी वजारतों की जिनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, और तारीख में पहली दफा हमने ये सुना कि तकरीबन 27 के करीब मिनिस्ट्रीज को, डिविजन्स को, महकमों को रेड लेटर जो है वो जारी किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, और उनका जो एक स्पेशल डिवीजन इस सिलसिले में काम कर रहा है, वहां से जो परफॉर्मिंग जो एक डिवीजन है, इन तमाम इदारों की कारकर्दगी को जांचने के लिए एक जो यूनिट है, वहां से जो है ये रेड लेटर जारी किए गए हैं। इससे पहले भी ये बातें तवातुर के साथ आ रही थी, कुछ इस तरह के इंडिकेशंस थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ये अफसरशाही जो है इस वक्त इस हुकूमत के साथ सिंक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के जो मसाइल हैं, या इससे पहले भी हमने देखा कि इत्तलात ये मिल रही थी कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ जो है वो दस्तखत नहीं हो रहे हैं, फाइलें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि एक शायद वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस वक्त नजर आ रहा है हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। वो एक जो एक सिंक होनी चाहिए वो चीज नहीं है। कितना बड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि जो इनकलाबी इक़दामात करने हैं, जो इस्लाहात करने हैं, और जिस पॉलिसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इम्प्लीमेंट करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन इसी निज़ाम के जरिए और इसी सिस्टम के जरिए होनी है जिसमें ये अफसरशाही जाहिर है कि इसमें मौजूद है। और जब जो बात की गई थी, कुछ बुनियादी डेटा जो है वो फराहम करना था 17 अगस्त से पहले इन मिनिस्ट्रीज को, इन वजारतों को, और ये डेटा जो है खाली असामियों के हवाले से था, लेकिन वो डेडलाइन जो है मीट नहीं कर पाए। इससे पहले उन्हें जो है वो वार्निंग लेटर भी दिए गए थे, इससे पहले उन्हें जो है वो तकाजा किया गया था, रिमाइंडर नोटिस वगैरह भी मिले थे। ये क्या मामला है, कितना संगीन है और आगे क्या नौयत इख्तियार कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक घुमन साहब। मुश्ताक घुमन साहब जो हैं वो नुमाइंदा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस रिकॉर्डर के। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया। क्या इससे पहले कभी इसकी नजीर मिलती है कि जानिब से जो है बाकायदा नोटिस जो है वो भेजे गए हों, और स्पेशली रेड जो अलर्ट नोटिस है वो सर्व किया हो मिनिस्ट्रीज के हवाले से डिविजन्स को, कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठाओ? क्या इससे पहले इसकी प्रेसिडेंस मिलती है? थैंक यू सर। इससे पहले मैंने तो कभी, मेरे भी 25-30 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, रिपोर्टिंग भी करते हुए, मैंने नहीं देखा है इस तरह का कि कभी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर के मतलब वजारतों को उनकी अच्छी कारकर्दगी या उनकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टर्स लेटर जारी किए गए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और उसकी रीजन यही है कि बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो है वो डरी हुई है बिल्कुल। वो कोई ऐसा भी एक भी लफ्ज, एक भी फाइल पे लिखने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कल को वो नैब के हाथों चढ़ जाए, वो FIA के पास में फंस जाए। वो कहते हैं इनका एतमाद बहाल करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर के इजलास हुए, उन्होंने इनसे खिताब भी किया और कहा कि बाकायदा उनको अप्रिशिएट भी किया गया था कि काम की कोई गलत जो काम करेगा ज़ाहिर है कि वो सिस्टम में नहीं रहेगा, लेकिन जो जिस तरीके से अब मिसाल के तौर पे सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, ये सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन कह लें, कम्युनिकेशन कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, फेडरल एजुकेशन कह लें, फाइनेंस डिवीजन कह लें, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कह लें, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कह लें, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कह लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लें, एंड सो ऑन, 27 के करीब वजारतें हैं। तो क्या हर तरफ काम बिल्कुल रुका हुआ है, और ये फिर मामलात आगे चलेंगे कैसे? एक तरफ जो है हुकूमत पार्लियामेंट में बिलसाजी के हवाले से जो है वहां पे प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो ताउन नहीं कर रही, जो अब तक सूरत हाल सामने आ रहे हैं, तो मामला तो खराब होंगे। फिर इशू ये है कि वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं परसों एक सीनियर अफसर के पास बैठा हुआ था, तो ऐसे डिस्कशन चल रही थी। तो उसने कहा कि जो उस वक्त उसने कहा जी मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, तो जो खौफ माशाल्लाह की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे जो खौफ उस वक्त हम महसूस करते थे, वो खौफ आज हमारे ऊपर तारी है। तो आप वो ये कह रहे हैं कि काम हम करना चाहते हैं, मगर इशू ये है कि हम अपना गिरेबान किसी के हाथ में नहीं देना चाहते। अगर आप
सुबह के टाइम पे इस रावलपिंडी जो नैब है, जो इस्लामाबाद में उसका ऑफिस है, वहां जाएं तो उसके बेंचों के ऊपर तमाम पुराने जो एमडीज थे, पुराने चेयरमैन थे, पुराने मिनिस्टर्स थे, पुराने सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड जो है वो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं। सुबह 9 बजे उनको बुला लेते हैं और 4 बजे कहते हैं आप चले जाए, फिर कल या परसों बुलाएंगे आपको। तो ये कहते हैं कि उनकी इतनी मतलब हद तक ये लोग करते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा गुमन साहब ये बताइएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोग्राम, जो इंतखाबी मंशूर, जो बजट प्रोग्राम, ये सारी चीजें नाफिज होनी है, अमल होना है। तमाम वुज़रा जो हैं, फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, ये तो सिर्फ अपना एक आइडिया पेश करते हैं ना, एक सोच लेके जाते हैं। ये करना तो इसी पूरे ब्यूरोक्रेसी ने है, फिर ये होगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा मामला? इसके ऊपर कोई सोच आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल, वजारतों के अंदर ठंड प्रोग्राम है। मिनिस्टर तो कोशिश करते हैं, ज़ाहिर पॉलिटिकल लोग हैं, वहाँ जाके मीटिंग कैबिनेट की होती है, वहाँ डिस्कशन भी होती है, वो अलग भी मीटिंग्स होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उन्होंने करना है ना। वो कहते हैं हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, एक भी लफ्ज नहीं लिखेंगे जो जिससे हम पॉसिबल के ऐसा समझेंगे। फर्ज करिए कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या मिनिस्टर की तरफ से प्रेशर आ गया कि जी आप ये काम इसको करें, तो वो करेंगे कि उसमें फाइल के ऊपर लिख देंगे कि जी जो मुतलका 10 महकमे हैं उनसे रिपोर्ट मंगवा लें, और रिपोर्ट का मतलब ये है कि इसको डिले करें और कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आ जाए जिसमें कोई किसी को पकड़ दकड़ हो तो फिर सारे फंसे में अकेला न फंसूं। अच्छा। तो ये पोजीशन है और ठंड प्रोग्राम, बिल्कुल वजारतों के अंदर ठंड प्रोग्राम है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक हुमन साहब। इस वक्त हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तमाम तर पॉलिसीज की, और जब 34 में से 27 वजारतों को रेड लेटर जारी किए गए, जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे खुश नहीं है उनकी कारकर्दगी से, या इब्तिदाई जो टास्क उन्हें दिए गए थे उन्होंने पूरा नहीं किया। तो सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि फिर इसके बाद होगा क्या, प्लान भी क्या होगा और किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चला जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब तक की जो कारकर्दगी, जिसमें एक इंटरनेशनल इंडेक्स होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन ये तमाम तर बेहतरी जो है ये मशरूत हो जाएगी फिर उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क से जो इस वक्त इस्लामाबाद में जिसका हम फुकदान देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नौकरी इस वक्त हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से कोमल शकील ने, माहिर मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कोमल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा फोकस है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और जो इन्वेस्टमेंट का फरोग है वो कारोबार में आसानी, कारोबार में सहल होने के हवाले से इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने काफी अच्छी प्रोग्रेस भी शो की है। 2017 में 147वें नंबर पर हम थे आउट ऑफ 190 कंट्रीज, और उसके बाद लेटर ऑन 2018 में हम इसमें 136वें नंबर पर आए और यही हमने रिटेन अभी भी किया। तो ऐसा क्या बेहतर हुआ है, क्या अच्छी चीजें की गई हैं, जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी कोमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। जी। थैंक यू इमरान फॉर हैविंग मी। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करते हैं, जो आपने मेंशन किया ना 147 से 136 पे हमने इम्प्रूव किया है। बीच में 2017 और 2018 में थोड़ा सा जिस तरह से मेथोडोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके से डेटा उसमें चेंजेस आए हैं, तो एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई थी कि हमें ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, 138 पे होना चाहिए था 147 की बजाय। तो उस अगर नजरिए से देखें तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आई है जिससे जो है ऑन द ग्राउंड बिजनेसमैन को फायदा हुआ है। और उसमें कुछ इस तरह की चीजें जिस तरह ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो गए हैं, रजिस्टर कराने के लिए अब आपको ऑनलाइन आप ये सब चीजें कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम हुआ, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ, करप्शन का एलिमेंट कम हुआ। बिल्कुल, बिकॉज जब आप ऑटोमेट कर देते हैं चीजें तो फिर वो हर स्टेप पे जो एक तरह से आपकी लीकेजेस हो रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और फिर ये कि जो बेशक हमारे मुल्क में इस वक्त टेक्नोलॉजी का उस तरह से रुझान नहीं है, सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है इस तरह की मेजर्स का फायदा उठाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव परसेप्शन ओवरऑल इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अच्छा, एक चीज 2009 में इस इंडेक्स में पाकिस्तान
85वें नंबर पे था, 85 पोजीशन पे, और 2017 में 147, उसके बाद 2015 में 148। क्या बुनियादी फर्क था इन दोनों सालों में? वो इमरान मेथोडोलॉजी की बात फिर से करेंगे। अच्छा। इन सालों में काफी चेंजेस आए हैं, तो वो कंपेरेबल नहीं है फिगर्स। अच्छा, इसलिए अच्छा। मेरे ख्याल में उस चीज यानी में जाया सिंपल ना सिंपल जाए- मैं जाया शायद जाए ये तो समझ रहा था कि हमने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया, बट वो मेथोडोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई, इसलिए ये फर्क आया। Methodology change हो गई, बिल्कुल। अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप अपने कमर्शियल काउंसलर्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान को ले जाके मार्केट करते हैं। तकरीबन 40 के करीब सारे के सारे जो कमर्शियल काउंसलर जो हुकूमत ने वापस बुला लिए हैं। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को मार्केट भी तो करना है, इस सोच को, पाकिस्तान की जो बेहतर रोशन चेहरा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वही बात, स्टेप्स बाय स्टेप अगर चला जाए तो वो बेहतर है। जैसे IMF की तरफ से भी ये वार्निंग्स हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि सजेशंस हैं कि अभी पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत है। अभी इस वक्त हम ग्रोथ की तरफ मूव नहीं कर सकते, वो इवेंचुअल नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन इस वक्त जो है हमें स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, जिसमें थोड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट रेट के अंदर जो सख्ती आ रही है, आपके करेंसी एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये सब इन द शॉर्ट रन डेफिनेटली बहुत तकलीफ थे होंगे, लेकिन ये जरूरी है, बिकॉज हम इस चीज को ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। बट इन द फ्यूचर बिल्कुल जरूरी है कि पाकिस्तान जो है अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे। ये जो खबर है कि आपने वापस बुला लिए, वो इस वक्त तो नेगेटिव है, लेकिन बिकॉज हम ऑस्टेरिटी और स्टेबलाइजेशन स्टेज में है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बी डूइंग दिस। हाउएवर इन द फ्यूचर पाकिस्तान को जाहिर सी बात है सिर्फ अपना इन्वेस्टर लाना नहीं है, उसको रिटेन भी करना है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आफ्टर केयर सर्विसेज का, कोरिया में होम डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें उस तरह बेसिकली आपने एक अच्छा, आप इसको ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो कंसिडर कर रही हैं। कोमल, आलमी अदालतों में जो पाकिस्तानी हम जो इतने हमारे मुआहदे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं सेंटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्योंकि आप टेलीथियन का केस ले लें, आप स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला था वो ले लें, या उसके बाद रेकोटेक का ले लें, ये जब हम इन्वेस्टमेंट आती भी है उसके बाद अगली हुकूमतें जो है उसकी छानपटक करती हैं और फिर वो सरमायाकारी वापस चली जाती है और फिर इंटरनेशनल आर्बिट्राज में जाके पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना होता है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जो लॉ डिवीजन जो है उसके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन हो रहे हो उसी वक्त इन चीजों को देखा जाए। जी बिल्कुल। अगर मैं इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लेंस से देखूं तो उसके अंदर जो जिस तरह की चीजें मेजर होती हैं उसमें वो टाइम टेकन, कि कितना टाइम लग रहा है आपको कोर्ट्स के अंदर, आपकी कितने सिस्टम्स ऑटोमेटेड हैं, कितना आप एक्सेस कर सकते हैं, कितनी जल्दी जल्दी केसेस सॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल में वही ऑटोमेशन की तरफ जाने की जरूरत है। ये जो मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगी जो कि जो पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन अगर आप गेटिंग एक जी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का जिस तरह अगर आप उसको आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें फिर इसमें भी ऑटोमेशन की जरूरत है। यानी कि हर केस जो है वो रोस्टर्स जो है एक जज के सामने कंप्यूटर पे आ जाने चाहिए ताकि वो उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सके और जो है तेजी से हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकें और इश्यूज रिजॉल्व। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो उनको हम आगे बढ़ सके उनसे। नाउ एफबीआर के हवाले से जो कहा जा रहा है, चेयरमैन एफबीआर के वो ऑटोमेशन लेकर आएंगे, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के दरमियान, वो ऑटोमेशन से खत्म होगा। तो ये ड्राइव आप समझ रही है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? बिल्कुल फौरी तौर पे तो नहीं हो सकता ना, सिस्टम की एक अपनी करप्शन है, वो कर रही है सिस्टम को। बिल्कुल, और शॉर्ट रन में जो मुझे नजर आ रहे हैं प्रॉब्लम्स वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। जिस तरह अगर जो भी समझता है कि जिस तरीके से आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैंडल करते हैं वो विद इन द सिस्टम इतने सारे बिल्ट इन डिलेज हैं, और उसके लिए फिर वही हमेशा जो एक हर कोई ये बात समझता है कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है। तो वही बात है कि अगर हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व हैं और वो देख रहे हैं कि प्रोग्रेस मॉनिटर हो रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली उसको मॉनिटर किया जाए, तो ये वाले सिस्टम के जो इनहेरेंट फ्लॉज हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। प्रोग्रेस तो मॉनिटर हो रही है, प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है। आज जो है वो कल रेड लेटर जो है वो इशू किए गए 27 मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स को। इसका मतलब है कि प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर हो रही है, लेकिन सिस्टम भी तो इन्होंने ही नाफिज करना है ना। एक जो मिनिस्टर्स हैं वो तो अपनी एक सोच बयान करते हैं, अपना सोच सामने रखते हैं, और पूरी जो अफसरशाही जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो उसको इंप्लीमेंट करती है। तो इस वक्त ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर 27
मिनिस्ट्रीज को रेड लेटर जारी किए गए हैं? तो आइडियल सिचुएशन तो इमरान काफी सालों से नहीं है, तो उसको हम इतना शॉर्ट टर्म में तो फिक्स नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो पॉलिसी लैंग्वेज में कहे जाते हैं वो शायद इस वक्त नहीं मुमकिन, क्योंकि वो हम उसके चक्कर में हम काफी ऑलरेडी गलतियां कर चुके हैं। तो इस वक्त ये मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव बात है कि अगर इस तरह के लेटर्स इशू हो रहे हैं मिनिस्ट्रीज को, दैट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर इज वेरी डीपली एंड इंटेंसिवली इन्वॉल्व्ड, तो दिस इज अ गुड थिंग। शॉर्ट रन में सिस्टम के फ्लॉज आप नहीं खत्म कर पाएंगे। अच्छा, अब कितना कंफर्ट है फिर इस वक्त आप समझती हैं? लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा, इस वक्त इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में प्रोग्रेस को, स्पेशली स्टेबलाइजेशन की अगर आप बात करें तो? ये जो करेंसी एडजस्टमेंट, आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल भेजता है आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज दैट मीन्स कि हम वो जो स्ट्रांगली नीडेड रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो अब वो करेंसी की इन्वेस्टमेंट, अब वो जो रिस्क होता है, करेंसी रिस्क होता है इन्वेस्टर का जो बाहर से आकर अपनी यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहता है, वो क्योंकि आपकी करेंसी आपकी रियल इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो करेंसी रिस्क उसका काफी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। सो फॉर दैट आई फोरसी दैट दिस इज गोइंग टू लुक वेरी गुड। तो आप ये समझ रही हैं कि जो एफडीआई पाकिस्तान से कम हो रहे हैं, रिपैट्रिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, अब उसमें थोड़ा सा थमाव उसमें आ सकता है, आगे चल के सूरत हाल बेहतर हो सकती है? जी ठीक है, बहुत बिल्कुल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, माहिर मुआशरात इस्लामाबाद से। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही ताउन नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो क्या वजह है, और अगर हालात बेहतर हैं तो फिर ये 27 के करीब वार्निंग लेटर जो है वो क्यों जारी किए गए हैं। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात होती रहेगी। चाहेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।